नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पहले फेज की जो आपकी प्रिंट फॉर्मेट में ई बुक है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को 2021 के लिए महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारत की स्मृति मंधना को मिला है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ये जो पुरस्कार होता है इसे हम लोग रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे किसी भी शिफ्ट में रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा स्मृति मंधना। वहीं पर अगर हम लोग पुरुषों की बात करें तो ये मिला है मीम मटेरियल शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुरुषों को जो ये पुरस्कार मिलता है इसे हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में घोषित पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो पीएम डिवाइन योजना की बात करें, इस साल जो आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया उसी में इस योजना के बारे में घोषणा की गई है। और ये जो योजना है वो हमारे उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास के लिए इस साल बजट में घोषित की गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो इनिशियल फंड है बजट में वो आपका 1500 करोड़ रुपए है। और इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये आपकी है पीएम डिवाइन योजना। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फोकस राज्य कौन था। तो पिछले साल यानी कि अगर आपसे 2021 का पूछा जाता तो उसका फोकस राज्य राजस्थान था, लेकिन इस साल का जो फोकस राज्य है वो हमारा जम्मू और कश्मीर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो फरीदाबाद नाम का जिला है वहाँ पर इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। और अगर आपसे पार्टनर नेशन का नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर देश है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये आपके 18 अगस्त को भी पूछा गया था कि 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंकज आडवाणी ने इसका खिताब जीता है 8वीं बार। और इन्होंने आपके फाइनल में हराया है ध्रुव सीतावाला को। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। पहले शिफ्ट के पहले फेज के जो भी आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में भारत सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो ये जो ऐप है इसका नाम है भाषा संगम। आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी भाषी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया था। और इसकी मदद से आप लोग 22 भाषाओं के जो वाक्य हैं उसको यहाँ पर सीख सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक जीके पर। तो स्टैटिक जीके से एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि खितड़ी की जो खान है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि ये जो खितड़ी की खान है वो आपके कॉपर की माइन है और ये आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा हमारे गोदावरी नदी को कहा जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस नदी को हम लोग गौतमी के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं और इसी को हम लोग प्राचीन गंगा के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी असली वाली गंगा है यानी कि जो उत्तर भारत में बहती है उससे ये नदी पुरानी है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राचीन गंगा के नाम से भी जानते हैं।
नासिक के पास जो आपके त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कम कीमत वाले उत्पाद जिनकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है, ऐसे उत्पादों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम लोग जिफिन वस्तुओं के नाम से जानते हैं या कई बार आप लोग इन्हें गिफिन गुड भी कहते हैं। तो जिफिन वस्तुएं होती हैं मुख्य रूप से, अगर हम लोग रोटी की बात करें, गेहूं की बात करें या फिर चावल की बात करें तो ये सारी हमारी जिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहा है पंचायती राज। एक बार फिर से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज में टोटल 29 विषय शामिल हैं और आज का दिन उन दिनों में शामिल हो गया जिसके तीनों शिफ्ट में आपके पंचायती राज से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके ऊपर भी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, अगर आपका मन करे तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है या फिर यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी आपके अंडमान और निकोबार की आधिकारिक भाषा है। बाद में किसी ने बताया कि दादरा और नागर हवेली दमन दीव का पूछा था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ की गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी है। चंडीगढ़ की बात करें तो इसकी इंग्लिश है। दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश है। लक्षद्वीप का मलयालम है। जम्मू कश्मीर की 5 हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो काश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये जम्मू कश्मीर की हैं। लद्दाख की हिंदी और इंग्लिश है। पुडुचेरी की बात करें तो तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया सिंपल सा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी आज दूसरी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल इनकी संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए आपके मौलिक कर्तव्यों में 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है तो उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय प्राचीन शास्त्रों में या फिर वेदों में जीवन की कितनी अवस्था बताई गई है? तो थोड़ा सा शास्त्र से भी प्रश्न आ रहे हैं, उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से आपके जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 0 से लेकर के 25 वर्ष की जो एज है इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। उसके बाद में 25 से 50 का जो एज है इसे आपका गृहस्थ कहा गया है। फिर आपका वनप्रस्थ है 50 से लेकर के 75 और 75 से लेकर के 100 के बीच का जो समय है इसे आपके संन्यास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खड़ीन किस राज्य की जल संरक्षण व्यवस्था है? तो पहले भी इससे प्रश्न आ चुका है और इस बार शायद आपसे इमेज दे करके प्रश्न पूछा गया था। तो खड़ीन मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारे राजस्थान के जल संरक्षण की व्यवस्था है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पर आपके पाल बांध करके वर्षा के जल को भूमि के ऊपर संग्रह किया जाता है और इस प्रकार से वहाँ पर जो खेत होते हैं उनमें नमी बरकरार रखी जाती है और फिर उसके ऊपर खेती की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1757 में जो युद्ध है वो आपके प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे जबकि बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में शामिल थे। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 21 नवंबर 1764 को हुआ था। एक प्रश्न कोई और आया था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वन का प्रकार क्या होता है या इनके बीच में कौन सा वन होता है? कुछ इस प्रकार का अटपटा सा प्रश्न था। तो अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक तार की लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है। सेम पदार्थ का बना हुआ दूसरा तार है जिसकी लंबाई 2L है, क्षेत्रफल आपका 4A है। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना था। तो देखिए, अगर हम लोग पहले वायर की बात करते हैं तो R इक्वल टू होता है ρL/A, जहाँ पर रो आपकी रजिस्टिविटी है, L आपकी लंबाई है, A आपका लेंथ है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.2 ओम। दूसरे वायर के लिए अगर हम लोग R डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर L की जगह पर हम लोग 2L करेंगे और A की जगह पर कर देंगे 4A। तो फिर इसे डिवाइड करके काटेंगे, ρL/A मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0.2 हो जाएगी। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से 0.1 ओम यहाँ पर आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं
कि डेटा में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। प्रश्न कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी चालक के लिए पावर 20 वाट और प्रतिरोध 5 ओम है तो आपको धारा का मान बताना था। सिंपल सा प्रश्न है, पावर इक्वल टू होता है B मल्टीप्लाइड बाई आई। यहाँ पर आपको धारा बताना है, लेकिन आपके पास में वोल्टेज नहीं है, तो V की जगह पर आप लोग IR रख देंगे, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। I की वैल्यू आपको पता है, ये हमारा हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी I हमको निकालना है, यहाँ पर हमको P और R की वैल्यू पता है, तो I स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P20 डिवाइडेड बाई 5 आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। जब हम लोग इसको अंडर रूट में लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल लेंस के लिए जो क्षमता है वो -40 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना था। देखिए सिंपल सा प्रश्न होता है, यहाँ पर जो P है वो आपका 1/f होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई -40 हम लोग लेंगे, और यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी -5/2, या फिर ये वैल्यू होगी -2.5 मीटर। 5/2 हमने कैसे किया, तो ये जो आपका 1 डिवाइडेड बाई 40 था, इसको हमने बदल लिया है मीटर में, तो ऊपर नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/2 आएगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो 2.5 मीटर आ जाएगी। एक प्रश्न पूछा गया था कि पैराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा को नुकसान होता है, और इससे आप स्किन कैंसर नाम के डिसीज़ से पीड़ित हो सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी ओजोन लेयर है समताप मंडल में, वो आपके पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और ओजोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 16 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। देखिए अवतल लेंस की जब भी हम लोग बात करें तो आप लोग सॉल्व करते हुए साइन तुरंत लिख लिया करें। फोकस आपका नेगेटिव, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव और इमेज की दूरी भी नेगेटिव हो जाएगी। फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ पर आपको प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि v निकालना है, तो हम लोग f को -16 रखेंगे, b को एज इट इज रखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1/24 रख देंगे। इस प्रकार से जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो v है उसकी वैल्यू आ जाएगी -9.6 सेंटीमीटर, और v आपका निगेटिव है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल सही आ रही है। अब आपको यहाँ पर ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू 3 रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, सारे आपको साइन के साथ रखने हैं, जैसे v -9.6, u आपका -2.5, ये सारी आप लोग वैल्यू रखेंगे, तो सारे जो माइनस माइनस हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। और जब हम लोग बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.78 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का केस हमारे अवतल लेंस के लिए बनेगा, जहाँ पर आपकी जो वस्तु है वो 2f2 और f2 के बीच में रखी गई है, और इसकी जो इमेज है वो आपको f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये आप सभी को पता होगा। एटॉमिक मास इसका 16 होता है, और इसके आखिरी कोश में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 8O16 इसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2,6 होगा, और इस प्रकार से इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या 6 हो जाएगी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो भी हो जाएगी यहाँ पर 2। तो ये आपको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। ऑप्शन में आपका दिया भी गया था, हो सकता है कुछ लोगों ने यूज भी कर दिया हो खाना बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो जब आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो आपके हाथ या पैर पर लगाया जाता है वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो हड्डी को जोड़ने में, दीवार और छत की कोटिंग में भी कई आपने देखा होगा पीओपी करवाते हैं लोग, खिलौने के निर्माण में, फायर सुरक्षा सिस्टम में,
क्योंकि जिसके ऊपर पीओपी लगा होता है उसके ऊपर आग नहीं पकड़ती है। तो ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिप्सम को जब हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो इससे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये हमारा जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है या फिर विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो प्रकार के विस्थापन होते हैं। जब आपके दो एलिमेंट रिप्लेस होते हैं, एक दूसरे का स्थान बदलते हैं, तो उसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। सिर्फ एक बदलता है तो उसे हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि Fe + CuSO4, ये आपका FeSO4 + Cu बनाता है। इसी प्रकार से जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार से NaCl जब आपके फ्लोरीन के साथ करता है तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। तो जहाँ पर भी कोई भी हमारा एक मतलब अणु या फिर कंपाउंड दूसरे में से एक को रिप्लेस करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं और इसको आप लोग ऑप्शन से आसानी से कर भी सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीएच मान से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही चुनना था। देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया था कि जर्मन भाषा में पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा में इसी को हम लोग पावर कहते हैं, लेकिन जर्मन भाषा में पोटेंज का मतलब होता है पावर और जर्मन भाषा में पी का मतलब होता है पोटेंज। तो ये वाला तो बिल्कुल सही था। दूसरे में कहा गया था कि जो हमारे पीएच मान का स्केल है वो 0 से 16 के बीच में होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सभी को पता होना चाहिए ये हमारा 0 से 14 के बीच में होता है, जहाँ पर 0 से 7 आपके एसिड को और 7 से 14 आपके क्षार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चूना पत्थर, जिसे आप लोग खड़िया कहते हैं, इसको गर्म करने से क्या बनता है या फिर इसके टूटने से क्या बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये टूटेगा तो ये बनाता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बाहर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी चूना पत्थर का वियोजन होता है या फिर इसे हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, वो बनता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बायो पर सिर्फ 2 ही प्रश्न मुझे मिले हैं। एक आपसे पूछा गया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आयोडीन नाम का जो तत्व है उसी की ज़रूरत होती है जिससे आपके थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आपके दिमाग के विकास में, हड्डियों के हेल्थ के लिए, मसल के कंट्रोल के लिए, आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने के लिए इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि रक्त में कौन सा सर्वदाता समूह है। तो अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो O नेगेटिव जो होता है ये आपका सर्वदाता होता है। वहीं पर AB पॉजिटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा सर्वग्राही होता है, यानी कि एक यूनिवर्सल डोनर होता है, एक यूनिवर्सल रिसीवर यहाँ पर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1902 में कार्ल लैंड स्नीडर के द्वारा आपके 3 ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी जिनके नाम A, B और O हैं। और अगर हम लोग AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसकी खोज डी कैस्टलो और स्टर्ले महोदय के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से 30 अगस्त को आपके तीसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए और प्रश्न अगर आपके लिए रियल हो तो आप लोग इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।